नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और ह्यूमैनिटीज़ में। मैं करण सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात, अध्याय 9, क्लास 12। हिस्ट्री का ये टॉपिक है जिसमें हम कॉलोनियलिज्म और रूरल एरियाज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसका बेसिकली अध्ययन करने वाले हैं, सरकारी अभिलेखों का। तो ये बहुत ही डिफरेंट वे में आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ मैं। तो ध्यान से आप सभी को देखना है इस चैप्टर को, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में है ये। देखिए, क्या होता है औपनिवेशिक शासन क्या है। जैसे अंग्रेज आए थे, देखिए उपनिवेशवाद और औपनिवेशवाद या फिर कॉलोनियलिज्म क्या है। तो अंग्रेज जब भारत आए थे तो यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस से आए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, वास्को डिगामा सबसे पहले भारत आया था। कब आया था? वास्को डिगामा 1498 में। वास्को डिगामा, तो वास्को डिगामा जब आया था तो इसका क्या पर्पस था? सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग। जब कोई ट्रेडिंग के पर्पस से आए और वहाँ पर पावर बन जाए या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखना स्टार्ट कर दे, कॉलोनी बसा ले, जैसे देख पा रहे हैं आप। तो ये कॉलोनी जब बसा लेता है और वहाँ पर अपनी सरकार बना लेता है तो उसको बोलते हैं उपनिवेशवाद या औपनिवेशवाद। तो देख सकते हैं आप डेफिनेशन। इसका अर्थ है किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा, मीन्स अ पावरफुल कंट्री व्हेन, अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करता है। मीन्स जब कोई दूसरी देश एक किसी थर्ड या फिर सेकंड कंट्री पे जो कि दुर्बल हो, उस पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दे, वहाँ पर उसके प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज का हनन करना शुरू कर दे, अपने प्रॉफिट के लिए उसका यूज़ करना शुरू कर दे, तो उसी को बोला जाता है उपनिवेशवाद। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम उपनिवेशवाद मतलब अंग्रेज़ों द्वारा जो भारत में देहात गांव इलाकों में जिस तरीके से चीज़ों को ऑक्यूपाई करके यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी, उसी पर चर्चा करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं बंगाल के जमींदार। तो कुछ लोग हैं जिन पर ये सारी चीज़ें चलती हैं। अंग्रेज़ों द्वारा की गई जो चीज़ें थी वो किस किस पर कैसे कैसे लागू हुई थी, वो सारी पढ़ेंगे। तो बंगाल के जमींदार एक टॉपिक है। तो जमींदार होते कौन है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। तो जमींदार जो होता है वो ज़मीन का मालिक होता है, भूमि का स्वामी होता है, या फिर भारत में ज़मीन के मालिक या काबिज। काबिज मतलब उस पर जो एस्टेब्लिश्ड है, उसका जो मालिक है, उसी को क्या बोलते हैं? जमींदार। ये फारसी भाषा से ली गई है, जिसका मतलब है व्यापक रूप से प्रयोग उन सभी जगहों पर हुआ जहां मुगल या फिर अन्य भारतीय मुस्लिम राजवंशों द्वारा फारसी प्रभाव फैलाया गया। तो जमींदार एक फारसी वर्ड है जिसका मतलब होता है जमीन का मालिक। ठीक। तो राजमहल, अब ये अगला जो है वो राजमहल की पहाड़ियों से रिलेटेड है। तो राजमहल की पहाड़ियाँ जो है वो बेसिकली कहाँ है? झारखंड में। लेकिन अंग्रेज़ों के टाइम में ये बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि ये पहले बिहार का हिस्सा था। तो ज़रा समझिए, पहले बंगाल, फिर बंगाल टूटा तो बिहार बना, तो बिहार टूटा दो हिस्सों में तो झारखंड बना। ठीक है। तो अंग्रेजों के टाइम में ये बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, राजमहल हिल्स। तो इसी राजमहल हिल्स में दो पहाड़ मतलब दो ट्राइब्स हुआ करते थे, पहाड़िया और संथाल। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आप पहाड़िया और संथाल से रिलेटेड चीज़ें ही पढ़ने वाले हैं कि अंग्रेज जब भारत में कब्जा किया, उन्होंने जब भारत में एडमिनिस्ट्रेशन का काम शुरू किया, तो इन दोनों ग्रुपों पर क्या प्रभाव पड़ा उनका। तो पहाड़िया लोग कौन हुआ करते थे और संथाल कौन हुआ करते थे, वो जरा देख लेते हैं। अ, हम्म तो पहाड़िया लोग जमीन पर अपने खाने के लिए विभिन्न प्रकार की दालें और ज्वार बाजरा उगाते थे। इस प्रकार वे अपनी आजीविका के लिए जंगलों और चरगाहों पर निर्भर रहते थे। मतलब ये एक प्रकार की झूम खेती किया करते थे, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। लेकिन संथाल जो थे वो भी पहले झूम खेती किया करते थे।
बट अंग्रेज़ों द्वारा इनको एक जगह पर बसा दिया गया और इन्होंने एक जगह पर टिक करके स्थायी खेती करना शुरू कर दिया था। तो इन दोनों में ही क्या कॉन्फ्लिक्ट रहता है, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, अंग्रेज़ों का क्या इन पर असर होता है, क्या इफ़ेक्ट मतलब किस तरीके से इस पर प्रभाव डालते हैं अंग्रेज़, इसी की चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे। तो एक कहानी के रूप में देखेंगे और एक दक्कन का एरिया है जो कि पठार है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में। तो ये पोर्शन मोस्ट प्रोबेबली कैंसिल हो गया है, तो शायद इसको हम छोड़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये जो छोटा नागपुर पठार है और ये दक्कन का पठार है, तो ये राजमहल हिल्स इसी एरिए में, राजमहल हिल्स जिस पर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था। तो देखिए, सबसे पहले अंग्रेज जो थे वो यहीं बंगाल एरिए में आते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी आप सभी ने सुना होगा, बहुत ही फेमस है, तो उसकी भी बात हम करते हैं अभी। ठीक, तो बैटल ऑफ प्लासी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में देहात में अपना राज कैसे शुरू किया। तो ये यहीं से शुरू होता है, बंगाल और वहाँ के ज़मींदारों से, कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आते हैं। फिर 1757 से 100 साल पहले एक बैटल होता है जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी, जो कि बंगाल में है प्लासी। वहीं पे सिराजुद्दौला किस किस के बीच, सिराज उद दौला, जो कि कहाँ का है, बंगाल का नवाब है, और वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये युद्ध होता है जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीतता है। और उसके बाद ये देखिए, ये प्लासी का युद्ध है, ये क्लाइव्स एक्सपीडिशन ये आता है और यहाँ पे प्लासी पे वॉर होता है, रॉबर्ट क्लाइव जीतता है, जिसके बाद इस बंगाल पे मीर जाफ़र मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, और इसी के बाद यहाँ पर एक डुअल गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट की जाती है। डुअल गवर्नमेंट का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जिसमें टैक्स कलेक्शन का काम किसी और के पास, और पुलिस और ज्यूरिस्डिक्शन जो होती है, जुडिशियल फंक्शन होता है, वो किसी और के पास। तो टैक्स कलेक्शन का काम, जो कलेक्टिंग रेवेन्यूज़ था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने पास रखती है। ठीक है, और ये जो है ये मीर जाफ़र के पास रह जाता है। किसके पास, मीर जाफ़र, जिसकी वजह से बाद में जाके इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मीर कासिम को फिर से नवाब, मतलब मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम उसको बना दिया जाता है, क्या, यहाँ का नवाब। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर बनाया गया था बैटल ऑफ बक्स। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो तो था, उसके बाद ये बैटल ऑफ बक्सर होता है, एक बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 मतलब 1757 के 7 ईयर्स बाद, कितने साल बाद, 7 ईयर्स बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिसमें 3 नवाब, एक तो मीर जाफ़र प्लस सुजा उद दौला, ये था अवध का, और एक था आपका दिल्ली का नवाब, दिल्ली नवाब। ये तीनों मिलकर हेक्टर मुनरो जो कि बंगाल का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का होता है, इनके बीच युद्ध होता है, और हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर में जीत जाता है। और ये एक वॉरेन हेस्टिंग है गवर्नर, जिसने इस डुअल गवर्नमेंट को 1772 में एबॉलिश कर देता है। तो यही चलता है। इसी के बीच, इन सब प्रोसेस के बीच, जो देहात के लोग हैं उन सब को क्या फ़र्क पड़ता है, क्या चीज़ें होती हैं, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो राजा शब्द का प्रयोग था, वो पहले जो राजा हुआ करते थे या फिर ज़मींदार, उनको ज़मींदार बना दिया गया, उनको ज़मीनों पर टैक्स कलेक्शन का काम सौंप दिया गया कि भाई देखो, अब तो हमारी सरकार बन गई है, तो आपको यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने का काम दिया जाता है। और वो टैक्स कलेक्शन का काम एक बंदोबस्त के तहत दिया गया, जिसको बोला गया है इस्तिमरारी बंदोबस्त। इस बंदोबस्त में क्या था, राजस्व की राशि जो थी निश्चित कर दी गई थी, और प्रत्येक जमींदार को अदा करनी थी। अदा वो कैसे करते, वो लोगों से जो
रेयोत बोलते हैं इंग्लिश में और रेयत बोलते हैं हिंदी में। ये पिछले चैप्टर में भी किया था हमने। ये होते हैं किसान जो खेती करते हैं। उन किसानों से टैक्स कलेक्ट करने का काम किसको था? इन रेयोत से जमींदार टैक्स कलेक्ट करते, निश्चित राशि जो नहीं चुका पाते थे उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदा नीलाम कर दी जाती थी। बेसिकली रेयोत से ये जमींदार टैक्स कलेक्ट करते और जमींदार से फिर इनको किसको देना था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। रेयोत से जमींदार से ईस्ट इंडिया कंपनी। और अगर ये जमींदार ये टैक्स नहीं दे पाते थे तो इनकी जो संपत्ति थी उसको क्या करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी? नीलाम कर देती थी। तो नीलामी में भी क्या प्रोसेस था वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो नीलामी जो था वो एक वर्धमान का इंसिडेंट दिया हुआ है आपकी बुक में, तो उसको देख लेते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। क्या होता है? ये वर्धमान मान लीजिए, ये पूरी वर्धमान की संपत्ति है। इस वर्धमान में क्या होता है? कलेक्टर जब यहाँ की संपत्ति का नीलामी करवा रहा होता है तो जो मतलब वहाँ पे खरीदने आते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्या हैं? वर्धमान के राजा या फिर वहाँ के जो जमींदार कह लो, उसी के आदमी बैठे हुए थे। क्या होता है? ये नीलामी के बाद वापस से उसी के पास आ जाता है। तो ये प्रोसेस बहुत बार चलता है जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को गुस्सा आता है और ईस्ट इंडिया कंपनी जानना चाहती है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों था, ये क्या माजरा है, मतलब क्या प्रोसेस है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा शुरुआत में जैसे ही ये जीतती है, कब? 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद इसको रेवेन्यू कलेक्शन का जब काम मिलता है तो वहाँ पे कहती है कि क्यों ना अभी कर को निश्चित कर दिया जाए। निश्चित मतलब फिक्स कर दिया इन्होंने, ताकि जब फसल अच्छी होगी तो बार बार बढ़ाना नहीं पड़ेगा। तो टैक्स की बात कर रहे हैं कि बार बार नहीं बढ़ाना पड़ेगा। इससे क्या होगा? किसानों को भी बहुत फ़ायदा होगा और वो किसान क्या करेंगे? नई तकनीक का प्रयोग करेंगे। मतलब ये खेत है, इस खेत में अगर 10 रुपये का उगा रहे हैं सामान तो इन्होंने अभी सपोज करो 5 रुपये फिक्स कर दिया। इन फ्यूचर ये 10 से अगर 20 होता है तब भी इन्होंने बोला कि 5 ही लेंगे। ठीक है, तो ये 15 रुपये बचेगा। ऐसा इनका सोचना था कि 15 रुपये बचेगा तो ये क्या करेंगे? इस ज़मीन पे और ज़्यादा उगाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा चीज़ों को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करने की कोशिश करेंगे, तब हम फिर से टैक्स बढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन किसानों का मानना था कि भाई अभी तो हमारी फसल अच्छी नहीं हो रही है ना, तो आप इतना ज़्यादा अगर कर तय कर देंगे, टैक्स बढ़ा देंगे तो हम कैसे आपको टैक्स चुका पाएंगे? क्योंकि हमारी भूमि मान लीजिए अगर सूखा पड़ जाता है, बंजर भूमि है, तो टैक्स नहीं चुका सकते। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से फार्मर्स परेशान थे। फार्मर्स को योमेन भी बोला जाता है और रेयत का शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए किया जाता था। अध्याय 8 में भी देखा। बंगाल में रेयत जमीन को खुद कास्ट नहीं करते थे बल्कि सिकमी रेयत को आगे पट्टे पर दे दिया करते थे। अब यहाँ एक वर्ड आ गया, सिकमी रेयत मतलब छोटे किसानों को जिनके पास अगर भूमि नहीं है तो उन किसानों को ये ज़मीन दे देते थे ताकि वो उस ज़मीन पर क्या कर लें? खेती कर लें और उसके बदले आप जो सिकमी रेयत हैं वो पट्टे के रूप में पैसे या फिर धन वापस कर दें। अब वर्धमान का राजा है, क्योंकि इसको वर्धमान का राजा कह लो, जमींदार कह लो, ये क्या है? जमींदार। तो जमींदार का काम क्या था? टैक्स कलेक्ट करना। लेकिन किसान क्या कर रहे हैं? टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो जब किसान टैक्स नहीं देंगे तो जमींदार क्या कहेगा? जब किसान ही कर नहीं चुका रहे हैं तो मैं कहाँ से कर जमा करूं? तो आपने जो इस्तेमरारी बंदोबस्त, इसी के तहत कर फिक्स किया गया था, मैं जो तय किया था हम नहीं चुका सकते। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है जमींदार। तो मेरे पास, अब देखिए यहाँ से एक चीज़ पता चलेगा आपको कि कितने गांव होता था, एक जमींदार के अंदर कितने गांवों को रखा जाता था। तो लगभग 400 गांवों का कर वसूलने का काम जो था वो किसानों को, जमींदारों को दिया जाता था। तो ये कहना चाह रहा है कि जिससे मतलब यहाँ के लोग जो 400 गांव के लोग हैं, कर वसूलने का काम है, ज़्यादातर मुझे कर नहीं दे रहे हैं, ये जमींदार अपना दुख बता रहे हैं, तो मैं कोताही करूँगा कर जमा करने में। कोताही का मतलब होता है इधर उधर करके मना करूँगा, मतलब आनाकानी बोलते हैं, टाल मटोल करना,
पैसे जमा ना करना। तो ये जब सिचुएशन होता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सवाल आता है जमाकर्ता साहब। अब यहाँ पे एक वर्ड आया जमाकर्ता। तो जमा जो होता है वो क्या है? जमा जमा होता है कर को बोलते हैं। तो जो कर को जमा करेगा, मतलब कर्ता कौन है? काम करने वाला। तो कर को जमा करने वाले को जमाकर्ता बोलते हैं, ये भी याद रखना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सवाल था कि जमाकर्ता साहब क्या परेशानी है जो कर जमा नहीं कर पा रहे हैं किसान? मतलब इन्होंने जो इस्तेमारी बंदोबस्त में टैक्स फिक्स किया, तो उस टैक्स को अगर किसान जमा नहीं कर पा रहे तो क्या रीज़न है? वो कौन बता सकता है? जमींदार ही बता सकता है, क्योंकि उसी के पास है टैक्स कलेक्ट करने का काम। तो वो कहता है देखिए साहब क्या बात है कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये 4 चीज़ें हैं कि कर की मांग आपने बहुत बढ़ा रखी है, जिसकी वजह से किसान नहीं दे पा रहे हैं कर। किसान की ज़्यादा फसल नहीं उगा पा रहे हैं, ये भी एक रीज़न है। कर जो है असमान, क्या है? असमान। असमान मतलब सभी जगह कर एक जैसा नहीं है, ये भी रीज़न है कि लोग कर नहीं चुका रहे हैं। प्लस आपने जो है मेरी शक्तियों को सीमित कर दिया है, सिर्फ कर वसूलने तक छोड़ दिया है। मैं उनको सज़ा नहीं दे सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो आनाकानी कर देते हैं मुझे टैक्स जमा करने में। ये ज़मींदार का कहना है। तो ये 4 रीज़न थे कर को जमा ना करने का। तो आप लिख सकते हैं इसको। चलिए ठीक है, फिर नीलामी कर देते हैं, क्योंकि इस्तेमारी बंदोबस्त में यही फिक्स किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी नीलामी करेगी अगर ज़मींदार टैक्स कलेक्ट करके जमा नहीं कर पाएगा। तो इस बात से वर्धमान का राजा या फिर जो भी ज़मींदार होता था वो खुश हो जाता था, क्योंकि उसके ही आदमी वहाँ पर बिठाएगा और फिर वो वापस से उसकी संपत्ति उसी के पास आ जाएगी। अब इन सब बातों के बीच एक नया कैरेक्टर आता है, जोतदार। अब देखिए ये कौन है? ये है जमींदार। तो जमींदार की जमीन क्या हो रही है? नीलामी हो रही है। जोतदार, इन दोनों में डिफरेंस ये होता था कि जमींदार को टैक्स कलेक्ट करने का काम दिया गया था, जोतदार टैक्स जमा करता था जमींदार को। ये खेती किया करते थे। जोतदार और मंडल ये खेतों में रहते थे, मतलब गाँव में रहते थे। ये गाँव में रहते थे और इनका जो था ये कहाँ रहते थे? ये शहरों में या फिर नगरों में रहते थे। ठीक है, पहली बात। तो अब जोतदार जो है वो खुश होगा, क्यों? जमींदार की ज़मीन की नीलामी होगी। जब इनकी नीलामी अगर 100 बीघे की हो रही है तो सारे के सारे जमींदार वापस नहीं अपने पास रख पाता है, क्योंकि अगर मान लो 90% भी रख पाता है तो 10% रह गया। तो 10 बीघा ये जोतदार या मंडल के पास चला जाता था, क्योंकि यही लोग जाके वहाँ नीलामी में खरीदते थे। तो इनकी संपत्ति भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, किसकी? जोतदार की। तो जिसकी वजह से ये लोग खुश होते हैं और जमींदार पर हंसते हैं। तो ये देखिए अब एक नया कैरेक्टर जो आता है, इसका नाम है बुकानन। क्या है? बुकानन। ओके, तो ये जो सबकी स्थिति जो अभी पढ़ रहे थे हम, ये सब कौन वर्णन कर रहा है? तो सर्वे से पता लगाया है किसने? बुकानन ने। वही सर्वे से पता करके चीज़ों को हमें एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपको ये बुक ना एक बार रीड करनी है पहले अच्छे से। जब आप रीड करोगे तभी आगे कर पाओगे चीज़ों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रेत जो थे और जोतदार में क्या फ़र्क है? जोतदार जो होता था बहुत संपत्ति होती है इसके पास। संपत्ति मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन का मालिक होता है। रेत जो होते हैं वो छोटे किसान होते हैं। अब इनसे भी छोटे जो होते हैं उनको सिकमी रेत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिकमी रेत। अब ये जो सिकमी रेत होते हैं इनको जोतदार को ज़मीन पट्टे पे देता है। पट्टे पे देने का मतलब है कि आप संपत्ति ले लो, उसके बदले आप क्या करो? पैसे हमें दे देना, क्योंकि सारी संपत्ति पर, सारे खेतों पर जोतदार अकेला खेती नहीं कर पाता है और रेत जो है किसान है वो उस पर खेती करते हैं। ओके, अब ये सारे सिचुएशन देखकर क्या करता है ईस्ट इंडिया कंपनी को? अगर कभी जमा मतलब जो कर होता था, टैक्स होता था, उसको अगर बढ़ाने का मन करे तो जमींदार को बोलेगा कि चलो इनके जमा जो है ज़्यादा कर दो, मतलब टैक्स जो है वो इंक्रीज़ कर दो। तो इस चीज़ को देखकर एक आदमी आगे आता है जिसका नाम है जोतदार। तो जोतदार कैसा है? कहता है ऐसे कैसे ज़्यादा कर दोगे, क्योंकि यहाँ जोतदार को भी टैक्स जमा करना पड़ता है, संपत्ति इसके पास बहुत ज़्यादा होती है। तो जो आगे खड़ा होता है इस चीज़ के अपोज करने के लिए वो होता है जोतदार।
तो ये ज़मींदार का ही काम होता है टैक्स कलेक्ट करने का, तो उसको भी ये धमकाते हैं, खेतों में कर लेने आओगे तो मैं लठियाल भेज दूंगा। अब लठियाल जो होते हैं इनके बॉडीगार्ड होते हैं, ठीक है, जो लाठी लेकर चलते हैं, वो आगे मैं दिखाऊंगा लठियाल होते कौन है। उससे पहले आपकी बुक में ये एक हायरार्की दिया हुआ है, उस चीज़ को समझ लेते हैं कि सबसे ऊपर कौन है, कंपनी राज है, उसके नीचे कौन है, जमींदार है। अब जमींदार के नीचे किसी किसी गांव में डायरेक्ट रैयत होते हैं, किसी किसी गांव में जोतदार होते हैं। जोतदार में धनवान रैयत, व्यापारी, महाजन या फिर साहूकार होते हैं। उनके नीचे फिर सिकमी रैयत होते हैं। कहीं कहीं क्या होता है, सिकमी रैयत, जोतदार, फिर रैयत, फिर जमींदार, या फिर सिकमी रैयत, रैयत और जोतदार। ये अलग अलग गांवों का अलग अलग स्ट्रक्चर है, तो आपको ये समझ लेना है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेनामी शब्द का क्या अर्थ है, और लठियाल, लठियाल जो बताया, ये देखिए ये लठियाल है, बॉडीगार्ड का काम करते थे जो रैयत होते हैं, और या फिर जो बड़े जोतदार होते थे, साहूकार होते थे, तो वो अपने साथ लठियाल रखते हैं, ठीक। तो ये लठियाल ही उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब बेनामी शब्द का जो अर्थ है वो है गुमनाम। तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई मालिक का पता ना हो, तो उसको बोला जाता है बेनामी शब्द, ठीक है। तो यही है, ये दो चीज़ें यूज़ किया गया है। अगला जो है ये है कुदाल और हल। अब इस टॉपिक में दो चीज़ों को, एक आपका पहाड़िया और दूसरे संथाल, इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो राजमहल की पहाड़ियों में दो ग्रुप बहुत ज़्यादा फेमस थे। एक थे पहाड़िया, जो कि वहाँ के नेटिव हुआ करते थे, नेटिव का मतलब जो वहीं के थे, और दूसरे थे संथाल। तो इन दोनों के बीच की ही बात करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से कन्वर्सेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये है बुकानन, यही यहाँ के वर्णन का मतलब यही हेड है जो आपको इस चीज़ के बारे में बताता है कि राजमहल हिल्स में क्या चल रहा था। तो ये कहता है चलो मैं तुम्हें आज राजमहल घुमाता हूँ। तो कैरेक्टर में तीन चार कैरेक्टर हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये बुकानन, फ्रांसिस बुकानन फ्रांस का था। इसके बारे में भी ये खुद भी बताएगा कि मैं कौन हूँ, उसकी भी बात कर लेंगे। और एक पहाड़िया लोगों की बात करेंगे, एक संथाल की बात करेंगे, और एक ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे, जमींदारों की बात करेंगे, जोतदारों की बात करेंगे। तो ये चार पांच कैरेक्टर हैं, इसी पर मैं ये कहानी क्रिएट करके आपको सुनाता हूँ। बट आप एक बार बुक जरूर रीड करें, क्योंकि उसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है। ओके चलिए। तो ये राजमहल हिल्स है, जो कि अभेद्य, अभेद्य मतलब जिसके अंदर जाना पॉसिबल ना हो, अंदर जाकर वापस आना पॉसिबल ना हो, भेदा ना जा सके, जिसको आर पार ना किया जा सके, उसको अभेद्य बोलते हैं। तो राजमहल हिल्स को इसने बोला कि अभेद्य था। और बुकानन कौन था, चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था, चिकित्सक मतलब एक डॉक्टर था, जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में कार्यरत था 1794 से लेकर 1815 तक। और कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजी का शल्य चिकित्सक मतलब होता है सर्जन, सर्जन का काम किया था किसके, लॉर्ड बेलेजी के अंडर, कलकत्ता में। तो वर्तमान कोलकाता के नाम से जाना जाता है। अपने प्रवास के दौरान उसने कोलकाता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की, जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। वे थोड़े समय के लिए वानस्पतिक उद्यान के प्रभारी रहे। बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया। ये इंपॉर्टेंट है, उसने जो सर्वेक्षण किया ना भूमि का, उसी सर्वेक्षण में ये राजमहल हिल्स में घूमता है, जहाँ पे ये पहाड़िया की हालत को डिफाइन करता है कि पहाड़िया की हालत क्यों हुई है, कैसी हुई है। 1770 ईस्वी में जो पहाड़िया राजमहल हिल्स में रह रहे थे, उनकी 1810 तक क्या कंडीशन हुई है। फिर जो संथाल आ गए 1810 में बस गए, उन संथालों की 1850 तक जाते जाते क्या हालत हो गई। फिर उन्होंने जो विद्रोह किया संथालों ने, उस विद्रोह का भी वर्णन थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो वही बात करेंगे। ओके, तो बीमार हो गए 1815 में वह, और इंग्लैंड चले गए। अपनी माता की मृत्यु के पश्चात वे इनकी जायदाद के वारिस बने, और उन्होंने इनके वंश का नाम हैमिल्टन को अपना लिया, इसलिए इन्होंने अक्सर बुकानन हैमिल्टन भी कहा जाता है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। राजमहल की पहाड़ियों में क्या है,
तो बुकानन जब वहाँ जाता है तो वो कहता है कि यहाँ पर लोगों द्वारा शत्रुतापूर्ण व्यवहार पाया। अब इस शत्रुतापूर्ण व्यवहार का कारण क्या था? क्योंकि ये 1810 के आसपास इस पहाड़ी में जाता है। तब तक एक कहानी पहले ही कंप्लीट हो चुकी होती है, जो कि पहाड़िया लोगों को विस्थापन से रिलेटेड था। विस्थापन मतलब उनका एक जगह से दूसरे जगह का शिफ्ट कर देना। जगह से मतलब पहले जहाँ रह रहे थे उसको हटा देना और दूसरे जगह पे चले जाना। उसके पीछे की जो कहानी थी, उस वजह से राजमहल की पहाड़ियों में पहाड़िया लोग इन अंग्रेजों से शत्रुतापूर्ण व्यवहार से सामना कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? चलिए, यहाँ जो लोग रहते थे उनको पहाड़िया कहा जाता था। पहाड़िया लोग को किस तरीके से, देखिए पहाड़िया लोग कैसे रहते थे, क्या क्या चीज़ें करते थे, इर्द गिर्द रहा करते थे राजमहल की पहाड़ियों पर, उपज से अपनी गुजर बसर करते थे। झूम खेती, झूम खेती क्या है? जब एक सपोज कीजिए ये जंगल है, तो ये लोग यहाँ पे बस गए, कुदाल से यहाँ सफाई करी और खेती करी, कुछ सालों तक रहे, ये बंजर हो मतलब उपजाऊ ना रही, तो ये शिफ्ट हो गए। अब इस जगह को साफ किया, फिर यहाँ पे रहने लगे, फिर यहाँ उपजाऊ से फिर यहाँ चले गए। तो इस तरीके से जो घूम घूम के खेती करते हैं उसी को झूम खेती कहते हैं। ठीक, तो ये झूम खेती पर रहते थे। पोटास, जो कि जमीन साफ करने के बाद बचे हुए राख को जलाने के बाद जो बचता था उसको राख को पोटास कहा जाता था। तो उस ज़मीन से वहाँ पे उपजाऊ हो जाती थी वो ज़मीन। तरह तरह की दालें उगाते थे, ज्वार बाजरा उगाते थे, कुदाल से ज़मीन को थोड़ा खुरच लेते थे, कुछ वर्षों तक उस साफ़ की गई ज़मीन में खेती करते थे और फिर उसे कुछ वर्षों के लिए अपर्ती छोड़कर नए इलाके में चले जाते थे, जिससे कि वह ज़मीन खोई हुई उर्वरता फिर से उत्पन्न हो जाती थी। तो ये प्रोसेस राउंड राउंड चलता रहता था, जैसे जैसे घूमा चलता। ठीक, आगे देखिए। तो ये जो था, ये एक फ़ोटो बनाया गया है, इसको एक्वांटिट मेथड बताया गया, जिसमें क्या होता है, ताम्र पट्टी मतलब कॉपर शीट पर एसिड के हेल्प से पेंटिंग की जाती है, प्रिंटिंग की जाती है, तो उसको एक्वांटिंग मेथड बोलते हैं, एक्वांटिंट। तो उसको याद कर लेना है, पढ़ लेना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, पहाड़िया आपको कहानी सुनाएंगे कि कैसे कैसे इन्होंने चीज़ों को किया, कैसे आगे बढ़े। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको, कहानी को कैसे आगे बढ़ता है। तो इनका कहना है, हम पहाड़िया लोग जब भूख या भूखमरी की हालात हो जाते थे तो पहाड़ों से निकलकर कहाँ जाते थे? जो लोग बसकर एक जगह खेती करते थे, स्थायी खेती जिन्हें कहा जाता है, उन पर आक्रमण करके लूटपाट किया करते थे। तो मजबूरी की कंडीशन में ये लोग आक्रमण करके वहाँ से चीज़ों को लूटते थे और वापस आके गुजर बसर करने लगते थे। ठीक है, तो ये पहाड़िया लोग। और क्या था, ये एक और कारण था जिसकी वजह से इनको क्या करना पड़ता था, अटैक करना पड़ता था मैदानी इलाकों में उन पर अपना ताकत दिखाने के लिए, जिससे कि वो मैदानी इलाके में जो लोग रह रहे हैं वो इन पर आकर अटैक ना करें। उससे बचने के लिए ये खुद जाकर अटैक कर देते थे, सो दैट वो अटैक कभी ना करें। जैसे ज़मीन पर कौन रहते थे? जमींदार रहते थे, व्यापारी रहते थे, खेत करने वाले किसान रहते थे। तो उन सभी पर ये अटैक करके, एक रोला शब्द है रोला जमाने के लिए, रोला रोला जमाना है, रोला क्रेज, दबदबा। तो ये दबदबा जमाने के लिए ही क्या करते थे, पहाड़िया लोग आसपास के इलाकों में, ज़मीनी इलाकों में आक्रमण किया करते थे। तो इसकी वजह से जो वहाँ के ज़मींदार होते थे उन्हें क्या करना पड़ता था, एक खिराज, खिराज एक टर्म है जिसका अर्थ है कर, एक कर होता था। ये खिराज एक प्रकार का कर हुआ करता था जिसे देने के बाद हम शांति से खेती कर सकते थे बिना आक्रमण के डर के। ये किससे आक्रमण के डर से बचते थे? ये थे पहाड़िया लोग, जिनके आक्रमण से इनको बचना होता था और इसकी वजह से ये खिराज दिया करते थे पहाड़िया लोगों को। तो अगर पहाड़िया लोगों को खिराज दे देते थे तो इनको आक्रमण नहीं करते थे। दूसरे थे व्यापारी। व्यापारियों को भी जब इनके रास्ते से, राजमहल हिल्स से क्रॉस होना होता था, तो वो भी एक पथकर मतलब रास्ते को, पथ मतलब रास्ता, तो रास्ते को क्रॉस करने के लिए एक टैक्स दिया करते थे जिसको पथकर बोलते हैं, जिससे जंगल के रास्ते का बिना लूटपाट के प्रयोग कर सकें। मतलब अगर इन्होंने पथकर दे दिया, जैसे आज के टाइम में क्या देना होता है, अगर लोग जाते थे तो टोल टैक्स देना पड़ता है। तो टोल टैक्स जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, रोड को यूज़ करने के लिए।
दिया जाता है। और पथकर जो था वो भी टोल टैक्स के रूप में ही था। अगर ये टोल टैक्स नहीं देंगे तो पहाड़िया लोग इन पर अटैक करके लूट लेंगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए पहाड़िया लोगों को टैक्स दिया जाता था, पथकर बोलते थे। ठीक है। तो ये पहाड़िया लोग का बात सुनिए कि जब इनको मिल जाता था टैक्स तो ये क्या करते थे, उनकी रक्षा किया करते थे। और जिसकी वजह से ये व्यापारी आराम से रोड क्रॉस करके, मतलब जो इनका पहाड़ी वाला रास्ता था उसको क्रॉस करके चले जाते थे बिना लूटपाट के। फिर आगे की तरफ जब भी जहाँ भी जाना होता था तो ये प्रोसीड करते थे। चलिए, इसके बाद अब बुकानन कहता है कि ये सारी चीज़ें जो पहाड़िया लोगों का था ज़्यादा दिनों तक नहीं चला था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों की नज़र इस भूमि पर पड़ी। जब इस भूमि पर अंग्रेज़ों ने देखा कि इस ज़मीन को खेती के लिए बनाया जा सकता है, तो उसके लिए इन्होंने ज़मींदारों और जोतदारों को प्रोत्साहित किया और जंगलों को काटकर धान उगाने योग्य बना लिया। जब धान उगाने योग्य बना लिया तो क्या हुआ, पहाड़िया लोगों को उस जगह को छोड़कर शिफ्ट होना पड़ा। तो ये प्रोसेस चलता है जिसमें पहाड़िया लोग अंग्रेजों से परेशान होते हैं। ठीक है। तो यही नहीं, मुझे इन इलाकों में भेजा जा रहा था ताकि वहाँ पे क्या किया जाए, ये सर्वे करे। ठीक है। और बताया कि उस ज़मीनों को किस तरीके से सही से प्रयोग किया जा सकता है। तो ये एक सर्वेयर का काम किया था, जैसा कि इसके वर्णन में आपने देखा। तो ये क्यों भेजा जाता है? देखिए, हमारे लिए ये पहाड़िया लोग, अंग्रेज़ों का कहना है कि पहाड़िया लोग क्रूर, बर्बर, उपद्रवी, क्योंकि आपने देखा आक्रमण करते थे, अटैक करते थे, जिसकी वजह से आसपास के लोग परेशान होते थे। और अंग्रेज़ों को क्या चाहिए था? टैक्स चाहिए था, पैसा। ये पैसा के पीछे पागल थे, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत क्रूरता दिखाई। और पहाड़िया लोगों से इनको टैक्स चाहिए था। पहाड़िया लोग एक जगह टिक कर खेती करते नहीं थे, जिसकी वजह से उनसे टैक्स लेना इनके लिए मुश्किल था। और उन्हें टिक कर खेती करवाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए। तो ये स्थायी है, स्थायी खेती के लिए इन्होंने बहुत कोशिश किया कि वो करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इन्होंने ट्राई किया कि इसकी खेती का छुड़वा दें। तो अंग्रेज़ों ने पहाड़िया लोग का दुख सुनिए कि सारा काम खराब कर दिया। यही लोग हैं जिनके आने के बाद इन्होंने एक नया ग्रुप संथाल को हमारे इलाकों में बसा दिया। जो कि इलाकों में जब बसाया गया, क्या पर्पस था कि संथाल जो है टिक कर खेती करते हैं, स्थायी खेती करते हैं, तो उनसे टैक्स लेना कर लेना आसान था। जिसकी वजह से देखिए आप, इनको जो ये पहाड़िया लोग हैं इनको मारा गया और इनको भगा दिया गया ऊपर की तरफ, ताकि इस जगह को साफ करके स्थायी खेती किया जा सके। तो अब संथाल देखिए, स्थायी खेती करने वाले थे और अपना गुजर बसर करना पड़ रहा था। इसे भी हाँ, इन अंग्रेज़ों को संतुष्टि नहीं हुई तो हमें मारा गया। ये पहाड़िया लोग ही अपना दुख बता रहे। तो अब अंग्रेज क्या कहते हैं, देखिए, जब तुम पहाड़ियों का आक्रमण बहुत हो गया तो हमें 1770 में जाकर तुम पर जनसंहार करना शुरू करना पड़ा। क्योंकि पहाड़िया लोग जो थे अपने आप को सेफ फील करने के लिए आक्रमण किया करते थे और आसपास के लोग उससे परेशान हो जाते थे। तो इन्होंने, अंग्रेजों ने 1770 में जाकर पहाड़िया लोगों पर अटैक शुरू किया और भगाने की कोशिश की। और उससे पहले 1780 के आसपास में, मतलब उसी के आसपास, एक भागलपुर, ये राजमहल हिल्स बिहार के भागलपुर और बंगाल के वेस्टर्न एरियाज़ में ही है। तो ऑगस्टस क्लेवलैंड जो वहाँ का कलेक्टर हुआ करता था, उसने कोशिश किया था कि सरदार से समझौता किया जाए वार्षिक भत्ता, जो साल में एक फिक्स अमाउंट इन सरदारों को दे दिया जाए और ये सरदार शांति से रह लें, अपने पहाड़िया लोगों को भी शांत रखें। तो ऐसा जब होता है तो वहाँ पे कई सरदार जो हैं, ये देखिए पहाड़िया बताते हैं, फिर तो आप जानते ही होंगे कि हमारे बहुत से सरदार भाइयों ने मना कर दिया आपसे भत्ता लेने से। और जिससे भत्ता लिया, जिसने लिया, जैसे कोई सरदार है उसने एग्री हो गया कि ठीक है भत्ता दे दो, तो उसने जो भत्ता लिया तो वो आगे चलकर उनके सरदार रहे ही नहीं। पहाड़िया लोगों ने उनको सरदार मानने से ही मना कर दिया। तो ये प्रोसेस था, क्योंकि वो हमारे हिसाब से तुम्हारे कर्मचारी, जो पहाड़िया लोग, जो सरदार थे पहाड़िया के, उन्होंने अगर अ, अंग्रेजों से भत्ता लिया, जो अधीनस्थ कर्मचारी के रूप में देखा जाने लगा या फिर वैतनिक मुखिया देखा जाने लगा, इसलिए उनको सरदार मानने से ये लोग मना कर देते।
और इसके बाद हम शांति चाहते थे, मतलब ऑगस्टस क्लेवलैंड या फिर ब्रिटिशर्स ने इन पर जो क्रूरता दिखाई, इसकी वजह से ये लोग वहाँ से भीतर चले गए जहाँ तुम लोग पहुँच पाना मुश्किल था। ये अंग्रेज़ों से कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों का पहुँच पाना मुश्किल था, उससे दूर चले गए। ओके, तो ये जो प्रोसेस चलता है, तो 1810 की सर्दियों में तुम लोग आ पहुँचे, तो तुम लोग घबराने लगे। ये बुकानन कहता है कि जब मैंने तुम्हें देखा 1810 में, तुमने मुझे देखा, मैंने तुम्हें देखा, तुम घबरा गए। अब मुझे समझ आया कि तुम घबरा क्यों रहे थे, क्योंकि तुम हम लोगों से पहले ही इन सभी कारणों से परेशान थे। ठीक, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं आप लोग बहुत क्रूर, तथा हमारी संपत्ति जो जंगल हैं, जंगल इनकी संपत्ति थी ना पहाड़िया लोगों की, उनको किसने नष्ट किया? अंग्रेजों ने। क्योंकि हमसे कर ये पहाड़िया लोग कह रहे हैं आप वसूल नहीं पाते हो, जो स्थायी खेती करते हैं उनसे कर लेते हो, इसलिए हमें क्या कर दिया, हमें विस्थापित कर दिया आप लोगों ने, अंग्रेजों से ये कह रहे हैं। उसके बाद क्या है, इसके बाद अंग्रेजों ने इन संथाल को स्थायी खेती करने के लिए हमारी भूमि को साफ करने भेज दिया। अंग्रेजों ने भेजा था, प्रोत्साहित किया था। तो पहाड़िया लोगों का तो क्या करूं, मैं मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ, तुम जो काम करो वो अच्छा, हम करें तो खराब। मतलब हम पहाड़ों पे रह रहे हैं, तुम आके हमें वहां से भी भगा दे रहे हो। तो ये दुख था इनका। देखिए, ठीक, तो पहले तो निचले हिस्सों पर कब्जा किया था, अब ये संथाल आगे बढ़ते ही चले आ रहे हैं। इनकी खेती करने में इतना फ़ायदा मिल रहा है जो हमें जीने के लिए जंगल छोड़ ही नहीं रहे हैं। अंग्रेज़ों को फ़ायदा हो रहा है आपसे, तो आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये पहाड़िया संथाल को बता रहा है, ठीक है, क्योंकि इनको प्रॉफिट हो रहा था संथाल को, और संथाल आगे बढ़ते ही जा रहे थे, और पहाड़िया को फाइनली ऊपर जाकर शिफ्ट होना पड़ा जहाँ पर बंजर भूमि हुआ करती थी। तो पहाड़िया लोगों का प्रतीक क्या है? कुदाल है, जबकि संथालों का प्रतीक हल है, क्योंकि हल जो है वो टिक कर खेती करने वाले, स्थायी खेती, और कुदाल जो है वो नॉन स्थायी, मतलब झूम खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए, इसके बाद अब संथाल के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कैसे संथाल आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये संथाल और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, और वीडियो को पढ़ने के बाद रीड ज़रूर कीजिए इस चैप्टर को, क्योंकि रीड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप रीड नहीं करेंगे तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और हमें मोटिवेट कीजिए। आपको इससे और अच्छे अच्छे से हम मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।